सुबह करीबन 10 बजे शर्मा निवास की छोटी बहू अनुष्का अपना सामान पैक करके अपने मायके की ओर निकल जाती है। थोड़ी देर बाद अनुष्का अपने घर पहुंच जाती है और अपनी माँ नीमा को रोते हुए उससे कहती है, माँ, मेरी सास ने मुझ पर हाथ उठाया, मुझे थप्पड़ मारा। उन्होंने आपकी बेटी को उसके ससुराल में थप्पड़ मारा है। आपको अपनी बेटी की इस बेइज्जती का बदला लेना होगा। अरे मेरी बच्ची, तेरी सास तो बहुत सुलझी और समझदार है। अगर उन्होंने तुझे मारा तो जरूर कोई बात हुई होगी। बता क्या हुआ? हाँ, आपको तो यही लगेगा ना कि आपकी बेटी में ही गलती है। आपको ये नहीं दिखाई दे रहा कि आपकी बेटी को ससुराल में थप्पड़ मारा गया। मेरे ससुराल में मेरे साथ आए दिन अत्याचार होता है। आपको इसकी खबर भी नहीं होगी क्योंकि आपको मैंने कभी बताया नहीं और आपने भी कभी पूछना जरूरी नहीं समझा। हर माँ अपनी बेटी को सपोर्ट करती है, लेकिन एक आप हो कि बस अत्याचार होता था तेरे साथ। बता क्या हुआ था तेरे साथ? फ्लैशबैक। अनुष्का एक अमीर घर की इकलौती बिगड़ी हुई लड़की थी जिसकी शादी एक मिडिल क्लास फैमिली में होती है। ससुराल में अनुष्का की सास अनीता और उसकी जेठानी प्रिया और उसका जेठ विनोद और अनुष्का का पति अनुज रहा करते थे। हाल ही में अनुष्का और अनुज की शादी हुई थी। शादी के अगले दिन अनीता अपनी बहू अनुष्का से कहती है, अरे बहू, आज तेरी पहली रसोई है और आज कुछ मीठा बनाना होता है बहुओं को, और तुझे जो भी आता है ना तू वो बना लेना। ज्यादा मत बनाना, बस ये रस्म पूरी हो जाए इतना ही बनाना। अरे सासू माँ, आपको नहीं पता क्या मैं एक अमीर घर से आई हूँ और मुझे ये सब काम आता है या नहीं? अगर आता भी होता तो मैं आप जैसे मिडिल क्लास घर में तो ये काम कभी नहीं करूँगी। बेटा, कुछ रस्म ऐसे होते हैं जिन्हें पूरा करना बहुत जरूरी होता है। बाकी अगर तुम नहीं करना चाहती तो मैं तुम्हें ज्यादा नहीं बोलूंगी, तुम्हारी मर्जी है। फ्लैशबैक आउट। अब माँ आप ही बताओ, मैंने आज तक अपने घर में एक गिलास पानी उठा कर नहीं पिया और वो बुढ़िया मुझसे शादी के अगले ही दिन कुछ मीठा बनवाने की बात कर रही थी। किचन में काम कराने जैसी बातें करने लगी थी। इतना टॉर्चर कौन करता है अपनी बहू को? और ये तो शुरुआत है, और बताती हूँ क्या क्या हुआ उस घर में मेरे साथ। फ्लैशबैक। रात के करीबन 8 बजे सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। अनुष्का गुस्से में अपनी जेठानी प्रिया को सुनाते हुए उससे कहती है, दीदी आपको खाना बनाना नहीं आता क्या? इतना ऑयली खाना कौन बनाता है आज के टाइम में? मैं अपने आप को फिट रखने के लिए ना ये सब ऑयल बहुत अवॉइड करती हूँ। और एक आप है जिन्हें खाना बनाना ही नहीं आता। एक काम करो, आप मेरे लिए कोई दूसरा खाना बना दो, ये खाना मुझसे नहीं खाया जाएगा। पहली बात तो तुम्हें बात करने की तमीज ही नहीं है। मैं तुमसे बड़ी हूँ, मेरी हेल्प करने की बजाय तुम मुझ पे ऑर्डर देती रहती हो। और अगर तुम्हें खाना नहीं खाना तो मत खाओ। तुम्हें अगर ज्यादा दिक्कत है तो खुद जाके बना लो। अरे ये क्या बात हुई? आप इस घर में सारा काम करती हो तो खाना भी आप ही बनाओगी ना मेरे लिए। और रही बात मेरी, तो मैंने ना अपने घर में कभी एक गिलास पानी उठाकर भी नहीं पिया। खाना बनाना तो बहुत दूर की बात है, मैं यहाँ पर खाना बनाऊंगी। देखो, तुमने अपने मायके में क्या किया और क्या नहीं किया ये जानने में मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तुम एक काम करो, खुद जाकर बना लो। अनुष्का गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अनुष्का अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए बाहर गई थी। घर आते आते उसे रात के करीबन 1 बज गए थे। उसे यूं देर रात आते देख उसकी सास अनीता उस पर गुस्सा करते हुए उससे कहती है, ये क्या तरीका है घर में आने का? समय देखा है तूने? रात के 1 बज चुके हैं। तुझे पता है हम कितने ज्यादा परेशान हो गए थे। ऊपर से तेरा फोन भी नहीं लग रहा था। मैं हर सैटरडे और संडे नाइट आउट पर जाती हूँ, साथ ही अपने दोस्तों के साथ क्लबिंग करती हूँ। इसमें लेट होना तो आम बात है। और आप कौन होती है मुझे समझाने वाली? मैंने कहा था आपसे कि आप मेरी चिंता मत करो। तुम अब हमारे घर की इज्जत हो, और हमारे घर की इज्जत इतनी रात को बाहर रहेगी तो हमें चिंता होगी ही ना। मैं बहुत थक गई हूँ और मेरे पास आपकी बकवास सुनने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। सोने जा रही हूँ मैं। इतना बोलकर अनुष्का अपने कमरे में सो जाती है। ऐसे ही अगले दिन अनीता की बड़ी बहू प्रिया, जो कि दिन रात घर का हर काम किया करती, सबकी हर छोटी बड़ी चीजों का ख्याल रखा करती, तो वहीं अनुष्का, जिसे दिन रात फोन में लगे रहना और पार्टी करना यही सब दिखाई देता था। अब ससुराल के प्रति उसकी क्या जिम्मेदारियां है वो उसे बिल्कुल भी नहीं पता थी और ना ही वो समझना चाहती थी। ऐसे ही एक दिन अनुष्का घर पर अकेली थी। सभी लोग एक शादी में गए थे। जब अनुष्का से पूछा गया शादी में जाने के लिए तो उसने मना कर दिया। इसी बात का फायदा उठाकर अनुष्का अपने दोस्तों को बुलाकर अपने ही ससुराल में दारू पार्टी करती है।
अनुष्का के सभी दोस्त दारू के नशे में यहाँ वहाँ पड़े हुए थे। घर का दरवाजा भी खुला हुआ था। तभी कुछ चोर उसके घर आकर चोरी कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद अनीता और उसके दोनों बेटे और प्रिया घर आते हैं तो घर का ऐसा माहौल देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अनीता अनुष्का को जगाते हुए उससे कहती है, अरे अनुष्का उठ, ये क्या, घर में तो चोरी हो गई। और ये सारे लोग कौन हैं? अनुष्का दारू के नशे में धुत थी। अनीता ऐसे में उसे कुछ नहीं कहती। ऐसे ही अगले दिन जब अनुष्का का नशा उतरता है तब अनीता उसे खींचकर 2-3 थप्पड़ मारती है और उससे कहती है, हम तेरी नादानियों को आए दिन नजरअंदाज करते रहे। हमें लगा कि तू एक अमीर घर से है, एक मिडिल क्लास फैमिली में तुझे एडजस्ट करने में समय लग रहा है, लेकिन तुझे कभी अकल नहीं आने वाली। तू हमारे घर में रहने के लायक नहीं है, क्योंकि तेरी वजह से मेरे घर में चोरी हुई है। बहू लक्ष्मी समान होती है और तेरी वजह से मेरे घर की लक्ष्मी भंग हुई है, क्योंकि हमारे घर की जो बहू है ना, वो दारू पीकर यहाँ वहाँ अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही है। तो मेरे घर में लक्ष्मी का वास तो कभी नहीं हो सकता। निकल जा मेरे घर से। फ्लैशबैक आउट। ये सब हुआ था मेरे साथ, अब आप बताओ मैं क्या करूं? अनुष्का की सारी बातें सुनने के बाद उसकी माँ उसे खींचकर 2-3 थप्पड़ मारती है और उससे कहती है, ससुराल का थप्पड़ तुझे पड़ना ना जरूरी था, और शायद मैंने ही तुझे बिगाड़ रखा है। बचपन से मैं तेरी हर जरूरतों को पूरा करती आई, इस चीज का तूने फायदा उठाया। जिस चीज के ऊपर उंगली तूने रख दी उस चीज को मैंने तुझे ला कर दिया, लेकिन शायद मैं ही गलत थी। अब मैं वो माँ नहीं हूँ जो तेरी गलतियों पर पर्दा डालकर तुझे अपने घर में रख लूंगी। सारी बातें सुनने के बाद मुझे पता चल गया कि ससुराल वालों की गलती नहीं बल्कि गलती तेरी है। तू इस घर में रहने के लायक नहीं। अब निकल जा मेरे घर से। शादी कर दी है, परिवार कैसे चलाना है, सबको कैसे खुश रखना है, वो तेरी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं, समझी? नीमा गुस्से में अनुष्का को अपने घर से निकाल देती है। अनुष्का को बहुत बुरा महसूस होता है। तब जाकर उसे ये एहसास होता है कि अब उसका असली घर उसका ससुराल ही है। वह अपने ससुराल में जाने के बाद अपनी सास से माफी मांगती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं हमेशा सोचती थी कि शादी के बाद भी मेरी लाइफ पहले जैसी, मुझे नहीं पता था कि ससुराल क्या है और ससुराल की जिम्मेदारियाँ क्या है। लेकिन मुझे एक मौका दे दो ताकि मैं फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकूं यहाँ पर। अनीता अपनी बहू को माफ कर देती है, जिसके बाद अनुष्का अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है और वह अपनी सास के साथ मिलकर खाना बनाना सीख जाती है। साथ ही ससुराल में सभी की हर छोटी बड़ी चीजों का ख्याल कैसे रखते हैं ये भी सीख जाती है और इस तरह से हंसी खुशी अपना घर परिवार आगे बढ़ाती है। आशा देवी की 5 बहुएं थी, नीलम, अन्वी, कोमल, राधा और काजल। आशा देवी अपनी 5 बहुओं से बहुत खुश थी और खुश होती भी क्यों ना, आखिर उसकी 5 बहुएं इतनी संस्कारी जो थी। 5 बहू होने के बाद भी आशा देवी का ढाबा आज भी बिल्कुल पहले की तरह ही चल रहा था। पर वो कहते हैं ना कि जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ खनखनाहट तो होती ही है। मेरा काम रोटी बनाने का है। वैसे कोमल, अन्वी, तुम दोनों से बिल्कुल भी रोटी नहीं बनाई जाती ना। सोचो अगर सबसे मुश्किल काम तुम्हें मिल जाता तो तुम दोनों का क्या हाल होता। दीदी माना कि आप पूरे दिन रोटी बनाती रहती हो और पूरे दिन एक ही जगह पर खड़े होकर रोटी बनाना कोई मामूली बात भी नहीं है, पर आप ये भी मत भूलिए कि आपकी अगर 4 देवरानियां ना होती तो आप मजे से रोटी ना बना पाती, क्योंकि आप तो सिर्फ रोटी बनाने का काम करते और हम चारों को तो कई सारे काम करने होते हैं। अच्छा ठीक है, अगर इन छोटे मोटे कामों को तुम काम की गिनती में गिन रही हो तो हाँ कर लेती हो तुम चारों भी थोड़ा बहुत मेहनत का काम। खैर मैं तो चली अपनी रोटियां बनाने। नीलम पूरे दिन अकेले खड़े होकर रोटियां बनाया करती थी और किसी भी कस्टमर की शिकायत नहीं आती थी। इस बात का घमंड नीलम को काफी ज्यादा था और इसीलिए वो अपना घमंड हर किसी को दिखाया करती। पर आशा देवी की बाकी 4 बहुओं में जरा भी घमंड नहीं था। हालांकि आशा भी नीलम की इन हरकतों से परेशान हो चुकी थी। ऐसे ही एक दिन अन्वी, कोमल, काजल और राधा से बोलती है, कोमल, राधा, काजल, नीलम दीदी का घमंड तो बढ़ता ही जा रहा है। कोई ऐसा ना हो कि दीदी का घमंड एक दिन इतना ज्यादा बढ़ जाए कि हम 5 बहुओं में तकरार हो जाए। हम 5 बहुओं में तकरार हो और माँ जी का दिल टूटे, उससे पहले हमें मिलकर दीदी का घमंड तोड़ना होगा। सही बोल रही हो तुम दीदी।
पता नहीं बार बार नीलम दीदी क्यों बोल जाती है कि रोटी के अलावा भी और कोई काम वो करती नहीं है, और कभी उनकी तबीयत खराब हो जाती है तो उनके बदले का काम आप और मैं भी तो संभालते हैं। घर में सबको बहुत अच्छे से पता है कि कोमल दीदी की तबीयत सच में खराब होती है या सिर्फ वो बहाना बनाती है। इस तरह से अब आशा देवी की चारों बहू नीलम को रास्ते पर लाने का एक प्लान बनाती हैं। अरे बहुओं, कहाँ रह गई आज? सुबह के 6 बज गए, ढाबा नहीं खोलना है क्या? माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है आपको ये कहते हुए कि आज मैं ढाबे पर नहीं जा पाऊंगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अगर ऐसी बात है बहू तो तू आराम कर ले। इस तरह से अन्वी आराम करने के लिए घर में ही रुक जाती है। अब आशा देवी अपनी चारों बहुओं के साथ ढाबे पर जाती हैं। अन्वी का काम ढाबे की साफ सफाई करना और कस्टमर को खाना देने का था, जो कि आज नीलम को करना पड़ता है। नीलम रोटियां बनाने के साथ साथ ग्राहकों को भी देख रही थी कि तभी कोमल बहू, तू आज बार बार इतना वॉशरूम क्यों जा रही है? अगर तू वॉशरूम में ही बैठी रहेगी तो यहाँ दाल में तड़का कौन लगाएगा और बर्तन कौन साफ करेगा? माफ करना माँ जी, पर मुझे कल रात से उल्टियाँ हो रही हैं और बार बार पेट में गुड़गुड़ भी हो रहा है। मैंने सोचा आपको बता दूं, पर जब मैंने देखा कि अन्वी दीदी आज घर में है, तो मैं आपके साथ आ गई। पर अब मुझे लगता है कि मुझे भी आराम की सख्त जरूरत है। इस तरह से कोमल भी बहाना मारकर घर चली जाती है। अब नीलम, राधा और काजल के साथ ढाबे पर अकेली होती है। सारा काम उन तीनों के कंधे पर था, इसीलिए आज सासू माँ बिल के काम के साथ साथ उन तीनों की मदद करवाती हैं। हाँ ना हो, काम न करने के इन दोनों ने बहाने मारे हैं। मैं एक काम करती हूँ, अपने कानों में लीड लगाकर बैठ जाती हूँ, फिर मुझे किसी की आवाज सुनाई नहीं देगी और मैं आराम से अपनी रोटियां बनाऊंगी। जब ऑर्डर आएगा तब आएगा। इस तरह से नीलम फोन में इतनी व्यस्त हो जाती है कि ऑर्डर पर ध्यान ही नहीं देती। इस तरह से कई सारे ग्राहक इंतजार कर करके वापस चले जाते हैं और कुछ तो आशा देवी को सुना भी जाते हैं। अरे मैडम, कैसी सर्विस है तुम्हारे ढाबे की? मैं कब से ऑर्डर दे रखा है, तुम्हारी बहू फोन में इतनी व्यस्त है कि मेरा ऑर्डर भी उसे सुनाई नहीं दे रहा। अगर तुम्हारी बहुओं से काम नहीं हो रहा है तो 2-4 आदमी क्यों नहीं रख लेती तुम? जली हुई रोटियां खिला रही हो किसी को कच्ची। मुझे नहीं खाना तुम्हारे ढाबे का खाना। हाँ, अरे नहीं नहीं भाई साहब, ऐसे मत जाइए, अभी आपका 2 मिनट में ऑर्डर लेकर आती हूँ। आशा उस आदमी से काफी विनती करती है, पर फिर भी वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन भी कुछ ऐसा ही होता है और इस तरह से 1 हफ्ता निकल जाता है और अब ढाबे पर कस्टमर आना कम हो जाते हैं और आशा देवी की 5 बहुओं में ढाबे के काम को लेकर फूट पड़ने लगती है। नीलम दीदी, आप मेरा मुंह तो खुलवाइए मत, आपकी वजह से कंप्लेंट पे कंप्लेंट आती है। अगर आप अपना काम सही से नहीं करोगी तो मैं भी अपना काम सही से नहीं करूंगी। सारा दोष मुझे क्यों दे रही हो? अगर दोषी बोलना तो उस अन्वी और कोमल को जाकर बोलो। उन्हीं के हिस्से का काम तुझे और मुझे करना पड़ रहा है और इसी वजह से कभी रोटी जल जाती है तो कभी कच्ची रह जाती है, या तो फिर कभी ऑर्डर की रोटियां पूरी नहीं हो पाती। मैडम माफ करना, आप दोनों की लड़ाई के बीच आकर बोल रहा हूँ, पर मैं काफी देर से यहाँ खड़ा हूँ। ऑर्डर दिए मुझे आधे घंटे से ऊपर हो चुके हैं। अगर आप मुझे मेरा ऑर्डर नहीं दे सकती तो बता दीजिए, मुझे वैसे भी लेट हो रहा है, मैं किसी और ढाबे पर जाकर खा लूंगा। माफ करना सर, हमारी लड़ाई की वजह से आपका ऑर्डर रह गया। अब मैं अभी आपका ऑर्डर सीट पर लेकर आती हूँ, आप बैठ जाइए। ओके मैडम। राधा उस समय तो बात को संभाल लेती है, पर नीलम उसे इतना परेशान करती है कि वो गुस्से में ढाबे का काम आधा अधूरा छोड़कर घर चली जाती है। ये सब देखकर आशा के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है और इसीलिए आशा ठान लेती है कि वो अपनी 5 बहुओं को पहले समझाएगी और अगर फिर भी उसकी बहुएं ना समझती तो उन 5 को अलग कर देगी। ये सोचकर अब आशा देवी रात को अपने बहुओं के साथ अपने घर जाती है और जहाँ वो अपनी बहुओं को फटकार लगाते हुए कहती है, बहुओं, आज तुम 5 ने जो किया है वो तुम्हारी पहली और आखिरी गलती थी, इसीलिए मैं तुम्हें सजा नहीं दे रही। पर अगर आगे से तुम लोगों ने ऐसा कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ जी, कैसी गलती? मैंने तो कुछ नहीं किया। आप बेकारी अन्वी और कोमल का गुस्सा मुझ पर उतार रही हैं। अभी तो तुम चुप रहो नीलम, सारी गलती तुम्हारी है। तुम्हें ही लाइन पर लाने के लिए अन्वी और कोमल ने ये फैसला लिया कि वो आज ढाबे पर नहीं जाएंगे। उन्हें लगता था कि जब उनके हिस्से का काम भी तुम कर लोगे तब तुम्हें अकल आएगी, पर तुम्हें अकल आने की बात तो दूर है, तुम्हें तो अपनी गलती का एहसास भी नहीं। तुम जानबूझकर फोन काम के समय चलाती हो, वो भी कानों में लीड लगाकर।
ताकि कोई कस्टमर तुम्हें डिस्टर्ब ना कर सके। इस तरह से तुम अपने काम से तो बच गई, पर तुम नहीं जानती कि मेरा कितना नुकसान हुआ है। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, हम ये गलती अब कभी दोबारा नहीं दोहराएंगे। मैंने तुम पांचों को माफ किया, पर अगर अब से कभी ऐसा हुआ तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम पांचों बहुओं ने कभी मेरा ढाबा संभाल रखा था। अगर फिर तुम में से किसी ने इस तरह की हरकतें की तो मैं तुम्हें ढाबे के हिस्से से बेदखल कर दूंगी, समझी? आशा का ये फैसला सुनकर उसकी पांचों बहुएं लाइन पर आ जाती हैं, जिसके बाद नीलम कभी भी अन्वी, कोमल, राधा और काजल के साथ हरकतें नहीं करती। अब नीलम भी मन लगाकर ढाबे में अपना योगदान देती है और इस तरह से एक बार फिर आशा का ढाबा अच्छे से चलने लगता है, वो भी बिना किसी शिकायत के। रूपनगर नाम के एक गांव में एक औरत मछली बेचने आती है। मछली ले लो, मछली, ताजी ताजी मछली, ऐसी मछली कहीं नहीं मिलेगी, एक बार लोगे तो बार बार आओगे। अरे बहन, ये औरत तो अपने गांव में कभी मछली बेचने नहीं आई, ये तो नई मछली वाली लग रही है। हाँ बहन, तुम सही बोल रही हो, क्यों ना इस बार इसकी मछली लेकर देखते हैं कैसी है। वैसे देखने में तो मछली सच में बड़ी ताजी लग रही है। चलो चलो, आज चलकर इस मछली वाले से ही मछली लेके देखते हैं। दोनों औरतें चुड़ैल के पास मछली लेने जाती हैं और उसकी मछली को देखकर बोलती हैं, अरे ओ मछली वाली बहन, ये कांटे वाली मछली कैसे दे रही हो? कांटे वाली मछली 100 रुपए और राव मछली 200 रुपए। अरे मछली बेच रही हो या सोना चांदी? सही से रेट लगाओ ना। तुम्हें जो देना है दे दो, बस ये सारी मछलियाँ ले लो, क्योंकि ये मछलियाँ मैं तुम गांव वालों के लिए बड़ी ही मुश्किल से पकड़ कर लाई हूँ। अच्छा ऐसा क्या? तो एक काम करो, तुम मेरे लिए कुछ मछलियाँ पैक कर दो। चुड़ैल उन दोनों औरतों के लिए मछलियाँ पैक कर देती है और आगे बढ़ जाती है। अब रात हो जाती है और वो दोनों औरतें अपने अपने घरों में मछलियाँ बनाती हैं। तभी उनमें से एक औरत का पति, जिसका नाम रूपेश होता है, वो घर आता है और मछली की खुशबू सूंघकर अपनी बीवी से बोलता है, अरे मीना डार्लिंग, आज तो मछलियों की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अरे आज गांव में नई मछुआरन आई थी मछलियाँ लेकर, बड़ी ही ताजी ताजी मछलियाँ थी उस मछुआरन की, इसीलिए मैंने उससे मच्छियाँ ले ली। आपको पता है, इस मछलियों को बनाने में मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और इसकी खुशबू, वाह वाह वाह, इसकी खुशबू से तो ऐसा लग रहा है जैसे ये बड़ी ही टेस्टी बनी है। मुझे तो डर लग रहा है कि इस मछली की खुशबू से कहीं गांव वाले अपने बर्तन लेकर मेरे घर ना आ जाएं। ये बोलते हुए कि मीना बहन थोड़ी सी मछली देना, हम भी टेस्ट करना चाहते। अरे आप सिर्फ अपने हाथ की बनाई मछलियों की तारीफ ही करती रहोगी या मुझे खाने को भी दोगी? अरे देती हूँ, सब्र रखो, आज हम दोनों साथ में बैठकर खाएंगे। जिसके बाद मीना रूपेश के लिए मछलियाँ निकालती है और दोनों साथ में बैठकर खाते हैं। अब मछली खाकर दोनों खुद भी एक मछली बन जाते हैं। जिसके बाद चुड़ैल उन दोनों के पास आती है और जोर जोर से हंसने लगती है। हा 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 हा, मेरी आज की 2 ताजी ताजी मछलियाँ फिर से तैयार हो गई। अब इन्हें पकड़कर अपनी टोकरी में भरूंगी और अगली सुबह दूसरे गांव में जाकर इन मछलियों को बेच दूंगी। हा हा हा। अरे तुम कौन हो जिसने हम दोनों पति पत्नी को मछली बना दिया? ऐसा क्या था तुम्हारी मछली में? अच्छा, तो तुम जानना चाहती हो मैं कौन हूँ? तो देखो मेरा असली रूप। इतना बोलकर चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। वो दोनों मछली बनी पति पत्नी चुड़ैल को देखकर हैरान हो जाते हैं और अपनी जगह पर फड़फड़ाने लगते हैं। परंतु चुड़ैल उन दोनों को पकड़कर अपनी टोकरी में भर लेती है और उन दोनों की बोलती बंद कर देती है और दूसरी औरत के घर जाकर उन दोनों मछलियों को लेकर वहाँ से गायब हो जाती है। अगली सुबह दूसरे गांव में जाकर वो मछलियाँ बेचती है। इसी तरह से जो भी कोई उस चुड़ैल की मछली खाता वो मछली बन जाता। ऐसे ही एक दिन वो चुड़ैल गांव में जाती है। मछली ले लो, मछली। मछली वाले की आवाज सुनकर सभी गांव वाले मछली लेने के लिए अपने घर से बाहर निकलते हैं। जिनमें से एक औरत चुड़ैल से बोलती है,
अरे बहन, ये मछलियाँ कैसी दी? तुम मुझे जितने दे पाओ उतने दे दो, पर मुझसे मेरी ये सारी मछलियाँ ले लो। ये बात सुनकर दो औरतें कान में खुसफुस करते हुए बोलती हैं, इतनी ताजी और बढ़िया मछली ये मछली वाली हमें फ्री में क्यों दे रही है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, जरूर दाल में कुछ काला है। हाँ बहन, तुम सही बोल रही हो, वरना तुम ही बताओ ना, कोई मछुआरा इतनी मुश्किलों से समंदर से मछली पकड़ कर लाए और फ्री में गांव में जाकर मछली बेचे? ऐसा तो हो नहीं सकता। वो अपनी पड़ोसन है ना, जिसका पति मछली पकड़ता है, पता है ना वो मछली बेचते समय 1 रुपए कम नहीं करता और कितना गाना गाने लगता है। वही तो बहन, वैसे भी मुझे तो फ्री का माल बिल्कुल पसंद नहीं, पर मुझे इस मछुआरे को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये बेचारी गरीब है। एक काम करते हैं, हम इसे पैसे दे देते हैं और इसकी मछलियां भी नहीं लेते, ताकि ये किसी दूसरे गांव में जाकर अपनी मछलियों को बेच सके और थोड़ा बहुत पैसा कमा सके। अरे बहन, तुम दोनों आपस में क्या बात कर रही हो, बताओ ना। मैं इतनी मुश्किलों से तुम लोगों के लिए ये मछली पकड़ कर लाई हूँ, बताओ ना कितनी मछलियाँ पैक कर दूँ? बहन, तुम अपनी मछलियों को अपने ही पास रखो, हमें ये मछलियाँ नहीं चाहिए। इतना बोलकर गांव वाले उस चुड़ैल को कुछ पैसे देने लगते हैं। ये चुड़ैल देखकर मन ही मन खुद से बोलती है, ये गांव वाले खुद को बहुत तेज समझते हैं, इन गांव वालों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। आज मैं इन सभी गांव वालों को मछली बनाकर इन्हें पकड़ लूंगी और अपने भूखे बच्चों के सामने डाल दूंगी। जब मेरे भूखे बच्चे स्वाद ले लेकर गांव वालों को खाएंगे तब आएगा मजा। अरे बहन, तुम क्या सोचने लगी? शर्माओ मत, ये लो, ये पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगी। बहन, अगर तुम मेरी मदद करना ही चाहती हो तो मुझसे ये मछली ले लो। मेरा यकीन मानो, ये मछलियाँ बड़ी ही स्वादिष्ट बनेंगी। इन मछलियों को मैंने बड़ी ही मेहनत से पकड़ा है। इन मछलियों को तुम एक बार खाओगी तो बार बार मेरे पास आओगी। इस तरह से और सभी गांव वाले चुड़ैल पर तरस खाकर उससे उसकी मछलियाँ ले लेते हैं। अब रात को सब अपने अपने घरों में मछलियाँ बनाते हैं। मछलियाँ बनाने के बाद सभी लोग उन मछलियों को बड़े ही स्वाद लेकर खाते हैं और खाते ही गांव वाले मछलियों में बदल जाते हैं। जिसके बाद चुड़ैल एक एक करके सबके घरों में जाती है और जोर जोर से हंसते हुए मछली बने लोगों से बोलती है, आज बहुत दिनों बाद मेरे दिल को शांति मिल रही है इतनी मछलियाँ पकड़कर। वैसे तुम गांव वालों को मुझे बेवकूफ बनाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ी है, पर कोई बात नहीं, तुम सबको पकड़कर अपने बच्चों के सामने फेंक दूंगी और मेरे बच्चों का आज पेट भर जाएगा। इतना बोलकर चुड़ैल सभी मछलियाँ पकड़कर अपनी टोकरी में डाल देती है और मछुआरन का रूप बदलकर गांव से जाने लगती है। तभी उस गांव का एक बाबा वहां आता है और मछुआरे की टोकरियों में मछलियों को देखकर उसे पता चल जाता है कि ये मछलियाँ सभी गांव के लोग हैं, जिसे इस चुड़ैल ने मछलियाँ बना दिया है। जिसके बाद बाबा उस चुड़ैल को रोकता है और उससे बोलता है, कौन है तू? मैं तो एक मामूली सी मछुआरन हूँ, मैं तो बस यहाँ मछली बेचने आई थी साहिब। चुड़ैल के इतना बोलते ही वो बाबा अपने थैले में से कुछ निकालता है और उस पर मंत्र पढ़कर चुड़ैल के ऊपर फेंक देता है। जिसके बाद चुड़ैल तड़पने लगती है और उसके हाथों से मछलियों का टोकरा नीचे गिर जाता है। अब चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और बाबा से बोलती है, बाबा मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दे, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं। तू इन गांव वालों को छोड़ दे, मैं तुझे छोड़ दूंगा। अगर मैंने इन गांव वालों को छोड़ दिया तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मैं अपने बच्चों को मरता हुआ नहीं देख सकती। तू ऐसे नहीं मानेगी, तू इन मासूम गांव वालों की जान लेकर ही मानेगी। मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा, इसलिए आज मैं तुझे और तेरे बच्चों को एक साथ खत्म कर दूंगा और गांव वालों को आजाद करवा लूंगा।
इतना बोलकर बाबा कुछ तंत्र विद्या करते हैं और उस चुड़ैल को अपने वश में कर लेते हैं। चुड़ैल जैसे ही बाबा के वश में आती है, उसके बच्चे भी बाबा के पास आ जाते हैं। इसके बाद वो बाबा चुड़ैल और उसके बच्चों को एक बोतल में कैद करके समंदर में फेंक देता है और इस तरह से सभी गांव वाले चुड़ैल के चंगुल से बच जाते हैं और बाबा को धन्यवाद देते हैं। साथ ही इस हादसे के बाद सभी गांव वाले शाकाहारी बन जाते हैं और मछलियां खाना ही बंद कर देते हैं।